आप सब लोगों को बुलाया है 27 तारीख को सुबह 10 बजे शनिवार बादली हल्के की हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की पहली जनसभा है। बादली विधानसभा का हेडक्वार्टर है, तो हमने बादली में बुलाई है। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद वो हर विधानसभा में जा रहे हैं, उनकी जनसभा हो रही है और भादुगढ़ में हो चुकी है, कल झज्जर में भी है बीजेपी की जनसभा, और परसों सुबह 27 तारीख शनिवार को नायब सैनी की जनसभा जो है बादली में रखी है। और पूरी तैयारी में हमारे सारी टीम, विनोद जी हमारे संयोजक हैं इस विधानसभा के, हमारे विनोद जी इस मंडल के अध्यक्ष हैं, आनंद सागर जी प्रदेश कार्यकारिणी में है जो जनसभा की तैयारी में लगे हुए हैं, कौशिक जी हैं जनसभा की तैयारी में मैनेजमेंट पर लगे हुए हैं। तो आज बादली में इसलिए आप सबको बुलाया है कि आपके माध्यम से भी जनसभा की जानकारी बादली गांव के लोग भी, आसपास का कोहांड भी और हमारे हल्के के जो है 95 से अधिक गांव हैं, वो सारे के सारे इसमें अपने पूरे जोश खरोश के साथ सहभागी होंगे। चुनाव चल रहा है लोकसभा का, दूसरे दौर का चुनाव अभी प्रचार बंद हो गया है, तो चुनाव उस पर आ गया है बिल्कुल एज पे। तीसरे दौर की तैयारी इसके बाद शुरू हो जाएगी और चुनाव में बहुत सारी बातें ऐसी आ रही हैं कि जिसके कारण से देश के नागरिक चिंतित हो गए। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा कि हम संसाधनों का पुनर्वितरण करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। ये बहुत ही ऐसी संवेदनशील बात है जिस पर पूरे देश का कंसर्न गया। उसके बाद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने अपने भाषण में कहा कि हम एक्सरे करेंगे किसके पास क्या है। वो उससे और थोड़ी सी उसमें लोगों को चिंता हुई कि नहीं ये किस रास्ते पे जा रहे हैं। और उसके पास इनके जो थिंक टैंक है सैम पित्रोदा, उन्होंने जो बयान दिया कि जो किसी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद कई मुल्कों में इस प्रकार के टैक्स हैं। बीच में यहाँ कुछ प्रयास हुए थे, लगे थे, फिर हटा दिए गए थे। उस प्रकार का संपत्ति का भी अमेरिका जैसे राज्यों में 55% मरने वाले की संपत्ति सरकार है। तो सैम पित्रोदा ने इस प्रकार के उसकी चर्चा की। कांग्रेस को तुरंत डर के मारे पल्ला हटना पड़ा, लेकिन ये साबित हो गया है कि कांग्रेस का चिंतन किस दिशा में जा रहा है। कांग्रेस पार्टी नए रिसोर्स बनाने की बात नहीं कर रही, देश की नई संपदा की बात नहीं कर रही। मनमोहन जी के 10 साल में इकोनॉमी अपनी जगह पर खड़ी रही। मोदी जी के समय में हमारी इकोनॉमी बढ़ के 5वें नंबर पर आई और हम 3रे नंबर के संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। कांग्रेस देश को आगे बढ़ाने के चक्कर में नहीं है, जिनके पास जो है उसको बांटने के चक्कर में। दूसरी खतरनाक बात जो इन दिनों में हुई है, हंसराज जी ने जो रिपोर्ट दी है कि कर्नाटक में इन्होंने पिछड़े वर्ग के आरक्षण में जो है मुस्लिम समाज को जो है उसमें शामिल कर दिया। हमारा संविधान बिल्कुल भी इस बात की इजाज़त नहीं देता कि धर्म के आधार पर कोई आरक्षण दिया जाए, क्योंकि जातीय आधार पर जो आरक्षण दिया गया उसका कारण जातियों के सामाजिक स्तर के कारण से ये आरक्षण दिए गए थे। और ये जो बाकी धर्म है ये क्लेम करते हैं कि हमारे अंदर बिल्कुल बराबरी है, और इसी कारण से शुरू से ही संविधान सभा ने इनको किसी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया। और ये डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के साथ जो है मैं कहूँगा कि उस संविधान की मूल भावना के साथ जिसको डॉक्टर साहब ने रचा था, ये पिछड़े वर्ग के अधिकारों पर एक तरह से डाका है। उनके अंदर एक बड़ा ग्रुप उस प्रकार का शामिल कर देना, सबके सब मुस्लिम लोगों को उन्होंने उसमें शामिल कर दिया है। तो इस नाते से कांग्रेस पार्टी की मंशा जो है वो अच्छी नहीं है। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी अपनी मंशा को छुपाया नहीं है। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लाइन लिखी है, हम बहुसंख्यकवाद के विरोधी हैं। बहुसंख्यक कौन है इस देश में? हिंदू है। इसलिए ये साफ पता चलता है कि उनकी मानसिकता के, जब उनको कहते हैं कि आप अपीजमेंट कर रहे हो, आप माइनॉरिटी का अपीजमेंट कर रहे हो, आप उस रास्ते पर जा रहे हो, तो उनको तकलीफ होती है। मतलब उनको ये कहा नहीं जाए और वो कहते रहे खुल के,
तो जिस रास्ते पर अब चुनाव जा रहा है उसमें कांग्रेस का ये जो चेहरा है ये देश के सामने खुलकर आ गया है, अन्य सभी लोगों के ध्यान में आ गया। ये तो यहाँ तक चाहते हैं कि मिलिट्री में धर्म के आधार पर, राजनाथ जी ने इस बात को कहा है, धर्म के आधार पर ये भर्ती चाहते हैं मिलिट्री में, इस बात की समर्थक कांग्रेस पार्टी। तो ये जो विषय देश में अभी कंसर्न चल रहा है कि इन्होंने चलाया भी ऐसा, ये कोई छुपे हुए लोग नहीं है ऐसे। इन्होंने एक समय था लोगों की आमदनी का इतने % बैंक में जमा कराना ही पड़ेगा। ये वही पार्टी है जिसने जबरन नसबंदी की थी, जबरन नसबंदी की थी लोगों की। केस लेने ही पड़ेंगे, केस लेके ही आने पड़ेंगे। किसी भी बात में इस तरह की ज़बरदस्ती करना इनके स्वभाव में, उस प्रकार के स्वभाव में। यही वही पार्टी है जिसने इस देश में गैसे गणेश की बजाय गैसे गधा पढ़ाना शुरू कर दिया था, और हम उस पीढ़ी में हैं जिन्होंने कायदे में गैसे गधा पढ़ा है। रे से राम से इनको तकलीफ होती है, देव से देश से तकलीफ होती है, ये गैसे गधे वाले। तो गैसे गधा पढ़ाने वाले लोग आर्टिकल 370 के या पक्षदार हैं, तोड़ते हैं तो उससे इनको तकलीफ होती है और कहते हैं फिर से लाएंगे। CAA का ये विरोध करते हैं, कहते हैं फिर से लेकर आएंगे। यानी इनका एजेंडा कोई देश के सामने छुपा हुआ एजेंडा नहीं है, चाहे वो देश की संपत्ति के पुनर्वितरण को लेकर हो, चाहे वो माइनॉरिटीज़म और जो है उसकी अल्पसंख्यक प्रस्ती के लेकर हो जो इनके स्वभाव में है, चाहे बहुसंख्यक की भावनाओं को दबा के रखने का हो, उसमें कांग्रेस पूरी तरह से क्लियर है। और उसी नाते से देश के सभी लोगों को जो कम से कम जो सारे देश को साथ लेकर चलने की बात सोचते हैं उसमें चिंता होती है सबको कि किस प्रकार के विभाजनकारी और किस प्रकार से आम आदमी को तकलीफ देने वाले रास्तों पर के घोषणा पत्र के माध्यम से कांग्रेस पार्टी चुनाव में आई हुई है। तो ये दूसरे दौर के चुनाव के आते आते तक कांग्रेस इस नाते से पूरी तरह से जनता के सामने एक्सपोज हो गई। हरियाणा भारतीय जनता पार्टी पर कि वो देश के संविधान को बदलने का प्रयास जो है भाजपा की तरफ से किया जा रहा है। देखिए, देश के संविधान में 10 साल से हमारी सरकार है, क्या हमने एक बार भी 356 का उपयोग किया? और इन्होंने कितनी बार किया? सैकड़ों बार। इन्होंने संविधान कितनी बार बदला? शाहबनो केस में संविधान किसने बदला? अनेकों बार संविधान बदलने के घटनाक्रम कांग्रेस ने किए हैं। देश का चुनाव 6 साल में हुआ, इससे ज़्यादा संविधान के साथ खिलवाड़ हो सकता है? भारत के संविधान में 5 साल में चुनाव होने चाहिए। इमरजेंसी में सारे नेताओं को जेल में डाल के आपके पूरे मीडिया पर ताला लगा दिया। आपको तो ध्यान में है प्रथम जी, संपादकीय लिखे नहीं जाते थे। देश में पूरी तरह से प्रेस की आज़ादी स्थगित हो गई थी। इंदिरा गांधी के कार्टून छपे थे, प्रेस गरम प्रेस लेके ऐसे कपड़े पर दबाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपको याद हो तो मुझे वो कार्टून याद है, वो प्रेस कर रही थी प्रेस की बजाय। तो ऐसे जो उस पार्टी का इतिहास है उस पार्टी की बातों पर कोई मुझे लगता कि कोई किसी प्रकार का चीन को चाहे ज़मीन देनी हो 62 में, चाहे देश का विभाजन कहा था हमारी लाश पर होगा, कौन सी बात पर ये खड़े उतरने वाले हैं? केवल वाणी सेवा करने वाले हैं और झूठा भय दिखाकर जो है वो जो है घटनाएं बताने की कोशिश करते हैं। बीजेपी बाबा साहब के अम्बेडकर के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। कौन तोड़ रहा है बाबा साहब के सिद्धांतों को? मुस्लिम समाज को आरक्षण देकर कर्नाटक में कौन तोड़ रहा है? संविधान की भावना तो ये नहीं है सर। मतलब भारत में जातीय आरक्षण क्यों है? जातीय विभिन्नता के कारण जातियों की हायरार्की बनी हुई थी कि ये जाति ऊपर, ये जाति ऊपर, ये जाति ऊपर, इसलिए आरक्षण दिया गया कि सामाजिक उत्थान हो। और ये बाकी सब रिलीजन ये मानते हैं कि हम में इक्वलिटी है, हम सब बराबर के हैं। इसलिए संविधान में ये रहा कि इनको किसी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया जा सकता, क्योंकि भारत में आरक्षण का आधार जो है वो असमानता रहा है। इसलिए इनके उस विषय पर जो है वो कोई, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस एक्सपोज हुई है तो इनके मुद्दों पर किसी को कोई भरोसा नहीं, इनके पर ना कोई विजन है, केवल कन्फ्यूजन है। सरकार से अलग होने के बाद अब दुष्यंत चौटाला भी कहते हैं कि मेरा मन भी अब भाजपा का विरोध करने को करता है। दिग्विजय चौटाला तो यहाँ तक कहते हैं कि सबसे लोकसभा के प्रत्याशी मनोहर को सबसे कमजोर प्रत्याशी बता रहे हैं करनाल से। देखिए, राजनीति में सब दल अपने अपनी राजनीतिक भाषा बोलने को, अपना एजेंडा तय करने को, अपने भाषण करने को सब स्वतंत्र है। जब गठबंधन होता है तो दल गठबंधन का धर्म निभाते हैं, जब गठबंधन में नहीं रहते तो अपनी अपनी राजनीति खोजते हैं। अब वो राजनीति यहाँ मिलेगी कहाँ मिलेगी उसका सबका अपना अपना वो चलता रहता है। कभी अब मुझे नहीं कहना चाहिए, फिर भी ये चला हुआ है
कि चाचे ताऊ इकट्ठे हो जाएं। अब चाचा कह रहा है कि यहाँ तो जगह नहीं है। नायब सिंह सैनी ने तो बयान दिया है कि अगर भ्रष्टाचार अगर होगा तो हम लोग मामला दर्ज करेंगे, उसको किस तरह से? देखिए, सरकार सभी के बारे में किसी को पर्टिकुलर कहने की जरूरत नहीं, मैं पर्टिकुलर कह भी नहीं रहा हूँ। सरकार सामान्यतः भ्रष्टाचार के मामलों में बीजेपी की सरकार ने काफ़ी कठोरता के साथ काम करने का प्रयास किया है। 100% चीज़ें पहुँचने में अपना एक समय लगता है, लेकिन फिर भी ये कह सकते हैं, आप भी सब कह सकते हैं कि करप्शन के मामलों में बाकी सरकारों की तुलना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मजबूती के साथ काम करने का काम किया और अपने इसको साथ रहते हुए भी, मतलब सरकार के अंदर रहते हुए। देखिए, दो दृष्टिकोण हो सकते हैं। एक होता है चीज़ों को छुपाना, एक होता है कार्रवाई करना। क्योंकि सरकार में लाखों लोग काम करते हैं, कोई 4-5 ऊपर के लोग काम करते हैं, 5-10 ऐसा नहीं। सरकार की हायरार्की होती है, 7 लेवल की हायरार्की होती है। तो जिस भी लेवल पर करप्शन ध्यान में आया, उस करप्शन का कार्रवाई हुई है। इसलिए नायब जी का कमिटमेंट उस प्रकार का कमिटमेंट है, और इसलिए किसी पर भी कोई विषय है, कोई बात आती है, तो निश्चित रूप से सरकार उस प्रकार से कार्रवाई करती है। दीपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि जनता के बीच में जाके जो है अपने विकास कार्यों की जो है वोट मांग रहे हैं लोगों के बीच। दीपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि जनता के बीच में हम वोट मांग रहे हैं, तो अपने विकास कार्यों को लेकर। देखिए, दीपेंद्र हुड्डा जी ने जो विकास कार्य किए थे यहाँ झज्जर में, वो तो सबके सामने इस रूप में है कि केएमपी पर मिट्टी पड़ी हुई थी। 10 सालों में उनकी सरकार केएमपी नहीं बना पाई थी। एनसीआई का ठीक है कि विचार उनका था, लेकिन भूमि पूजन भी हमने किया आप लोगों की हाजिरी में, और उद्घाटन भी हमने किया। बादली को सब डिवीज़न, तहसील जो है और ब्लॉक हमने बनाया। हुड्डा साहब तो इधर देखते भी नहीं थे। ये बादली सारी यहाँ बैठी है। हमारे हल्के में तो पटवारी और ग्राम सचिव से ऊपर अधिकारी नहीं था। हमारा माचरोली भी हमने बनाया। हम अपना कुलाना में कॉलेज लेकर आए। मतलब हमारे यहाँ तो ऐसी स्थिति थी कि हमारे यहाँ तो रोया है, और उसके कारण से इन 5 वर्षों में हमारा नुकसान हुआ है। नहीं तो और 200-400 करोड़ रुपए हमारे हल्के में लग जाते, मेरा बदला ले लो। और फिर जाके राज्यसभा में बैठ गया, और राज्यसभा में वही ठाठ रहे, नुकसान हमारे हल्के का हो गया। तो यहाँ तो ये यार भाई, एक बात मैं तो बार बार कहता हूँ, कोई अगर नौजवान आदमी ब्याह खातर रो है तो क्या माना जाएगा, कुड़बे खातर है या खुद खातर है? सीधा सा सवाल है। हरियाणवी आदमी इसको समझते हैं। कभी हल्के के लोगों के लिए दुख जताया, कभी हल्के के विकास के लिए तकलीफ कोई मानी ना? खुद के लिए, खुद से भी बाहर देखो, लोगों की देखो, लोगों की सुनो, तकलीफ क्या इलाके में हुई है, उसके विकास का कहीं ना कहीं हिस्सेदार बनना चाहिए था। उसकी हिस्सेदारी मुझे तो कोई इस टिकट में दिखाई नहीं दी। उनका अपना वक्त था, उसमें भी सांपला में भी एसडीएम ने बैठाया था उनके हल्के में। मैं आपके मीडिया में कह रहा हूँ, जवाब दो ना। सांपला में एसडीएम बैठाने का काम ओम प्रकाश धनखड़ सरकार में थे जब हमने किया, और ये करके किया भाई, हमारा इलाका है। उन्होंने सांपला में भी एसडीएम नहीं बैठाया। तो जो चीज़ें, जो काम हमने इस इलाके में किए, चाहे वो हमने यूनिवर्सिटी लाने का, बिजनेस सेंटर लाने का काम किया हो, चाहे फ्लावर्स का अपना जो एक्सीलेंसी सेंटर लाने का काम किया हो। बादली पूरी यहीं बैठी है साहब, आप एक बार कैमरा घुमा के और लोगों से पूछो कि उन्होंने, उनके काम यहाँ पर इस हल्के के लिए उन्होंने एक काम जरूर किया था, वो आपको पता है, वो बादली जाड़े बता देंगे। बादली हल्के के लोगों को जो है भूमिहीन करने का काम किया था, वो काम किया था, और कुछ काम नहीं किया। यहाँ तो इन्होंने केवल यूज किया चीज़ों को, यहाँ के लोगों को भूमिहीन करने का काम उन्होंने जरूर किया। पिछले लोकसभा चुनाव में बादली हल्के से कोई खास अच्छी स्थिति भाजपा की नहीं थी, इस बार क्या देखते हैं? बादली में से 50,000 वोट हमने लिए थे, कांग्रेस को से 5-6 हज़ार वोट हम और इधर ले लेते तो वो हम उनसे ऊपर होते, और इस बार हम वो लेंगे। इसी कमिटमेंट के साथ हम चले हुए हैं कि इस बार बादली में हम जो है उनसे ज़्यादा वोट लें। बादली का कार्यकर्ता पूरे डट कर कस कर। नेताओं को विरोध हो रहा है सर, इनको लेकर क्या? चुनाव का पर्व है, कुछ लोग पक्ष में भी आएंगे, जय जयकार भी होगी, कुछ लोग सवाल भी पूछेंगे। ये लोकतंत्र के पर्व का आनंद है। आपने बादली के विकास की बात की सर, बादली का जो बस स्टैंड है आज भी ऐसा का ऐसे है। बादली का बस स्टैंड शानदार बस स्टैंड ये होते ही सारी मंजूरी हुई है। जो ये लोकसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म होगी, सबसे पहला काम वही। ठीक है। स्पीकर एसआरके और हुड्डा ग्रुप में दोबारा से जो फूटे वो नजर आ रही है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को फिर से उसका फायदा मिलेगा? देखिए,
कांग्रेस की टिकटों की हालत ये हो गई है, लोगों ने वेट करना बंद कर दिया है। आ जाएगी जब आ जाएगी। ये तो लोग शुरू में एक बार किसी भी पार्टी की टिकट बढ़ती है तो जिज्ञासा होती है। वो जिज्ञासा जैसे इनका संगठन नहीं बना ना, संगठन की भी जिज्ञासा करते 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 लोगों ने आखिर छोड़ भी दिया। तो ये अभी उसी रास्ते पर इनकी टिकटों की स्थिति है। और जितनी इस प्रकार की स्थिति जिस पार्टी की हो जाए डिसीजन मेकिंग में, जिसकी इतनी सिरफुटेबल हो डिसीजन मेकिंग में, जिसमें इतनी कठिनाइयाँ हों, उस पार्टी के बारे में क्या कहा जा सकता है कि वो अपने डिसीजन मेकिंग। लीडरशिप क्या होता है? लीडरशिप वो होती है जो डिसीजन करती है, लीडरशिप वो होती है जो पहल करती है, लीडरशिप वो होती है जिसके पास कोई विजन होता है। ना कांग्रेस के पास कोई विजन है, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। जहाँ भी देखोगे आप, चाहे वो टिकटों के वितरण का कन्फ्यूजन हो, चाहे वो किसी के शिखर नेताओं के बोलने का कोई कन्फ्यूजन हो, जब इन पर इनकी बात मुद्दे उठाते हैं तो ये और ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आपने हमारा मुद्दा क्यों उठा दिया। तो इनके पास ना कोई विजन है, केवल कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। और इनकी जितने सवर हैं इनके, वो सवर भी ये बताते हैं कि कांग्रेस किसी एक उसके हिसाब से चल पाने में अब सक्षम नहीं है। आपने कर्नाटक का